आज की कहानी का नाम है मंत्र। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए निकल रहे थे। तभी एक बूढ़ा औषधालय के सामने आकर रुक गया। डॉक्टर साहब ने अंदर से ही गरज कर पूछा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिनों से बहुत। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सुबह आना, इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते। बूढ़ा सिर झुकाकर बोला, दुहाई है सरकार की, मेरे लड़के ने 4 दिन से आंखें नहीं खोली। लड़का मर जाएगा हुजूर, एक निगाह भर देख लें। आपका जस सुनकर आया हूँ। 7 लड़कों में से यही एक बचा है, कृपा करे सरकार। ऐसे उजदड़ देहाती यहाँ रोज ही आया करते हैं। डॉक्टर साहब ने धीरे से चिक उठाई और मोटर पर बैठकर बोले, कल आना। मोटर जाने के कई मिनट बाद तक बूढ़ा मूर्ति की तरह खड़ा रहा। सभ्य समाज ऐसा कठोर है, ऐसा मर्मांतक अनुभव उसे पहली बार हुआ था। उसे डॉक्टर साहब के वापस लौट आने की पूरी आशा थी। यहाँ से निराश होकर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। उसी रात उसका वो बालक अपनी बाल लीला समाप्त कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोनों पति पत्नी के जीवन का सूर्य अस्त हो गया। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने यश और धन कमाने के साथ साथ स्वास्थ्य की भी रक्षा की। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का खूब महत्व समझते थे। उनकी 2 संतानें थीं। लड़की का विवाह हो चुका था। लड़का कैलाश कॉलेज में पढ़ता था। वो बहुत शीलवान और उदार था। आज कैलाश की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। शहर के रईस एक तरफ बैठे थे, दूसरी तरफ कॉलेज के छात्र भोजन कर रहे थे। वातावरण आमोद प्रमोद से भरा हुआ था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, क्या मुझे अपने सांप नहीं दिखाओगे? कैलाश ने कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने कहा, नहीं, मुझे तो अभी दिखाओ। कैलाश और मृणालिनी दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांपों को पालने और नचाने का शौक था। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी शौक था। ये जड़ी बूटियां वो किसी भी कीमत पर खरीद लिया करता था। मृणालिनी कई बार सांपों को देख चुकी थी, पर आज वो सांपों को देखने को उत्सुक हो उठी या फिर लोगों के सामने कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। जो भी था, उसका ये आग्रह बेमौका था। भीड़ बहुत थी, साथ ही रात के इस समय सांपों को छेड़ना भी उचित नहीं था। अन्य लोगों ने भी कैलाश से आग्रह करना आरंभ कर दिया। प्रतिभोज समाप्त होने पर कैलाश मित्रों को लेकर सांपों की पिटोरियां के पास चला गया। उसने महुअर बजाना आरंभ किया, फिर एक एक सांप को निकालकर दिखाने लगा। उसने किसी सांप को हाथ में उठा लिया, किसी को गले में डाल लिया। सांपों को कैलाश की गर्दन में लिपटते देखकर मृणालिनी पछताने लगी कि मैंने नाहक ही आग्रह किया। वो उसे मना करने लगी। एक मित्र ने टीका टिप्पणी की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी भी सांप के दांत नहीं तोड़े गए हैं। उसने एक काला सांप हाथ में लेकर कहा, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला दूसरा सांप नहीं है, इसके काटते ही आदमी मर जाएगा। मृणालिनी विनती करने लगी, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो। तभी एक मित्र बोल उठा, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश ने शंका का समाधान करने के लिए सांप की गर्दन इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया और शरीर की नसें तन गईं। सांप कैलाश का ये नया व्यवहार देखकर दंग रह गया। उसे भ्रम हुआ कि ये उसे मार डालेगा, इसलिए वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन जोर से दबाकर मुंह खुलवाकर उसके दांत दिखाए। फिर वो बोला, विश्वास आया या अभी भी कुछ शक है? मित्र उसके दांत देखकर चकित रह गए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? मित्रों को दिखाकर कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली करके उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वो सांप तो क्रोध से पागल हुआ जा रहा था। उसने कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। उंगली में से खून टपकने लगा। बाहर महफिल में खबर हुई। डॉक्टर साहब घबराकर भागे। फौरन उंगली की जड़ को कसकर बांध दिया गया और जड़ी पीसकर लगाई गई।
डॉक्टर साहब जड़ी के कायल नहीं थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। इसी बीच कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर नीलापन दौड़ने लगा। खड़ा ना रह सकने के कारण वो फर्श पर बैठ गया। माँ ने दौड़कर सिर गोद में रख लिया और टेबल फैन चला दिया। कैलाश कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मृणालिनी ने करुण स्वर में पूछा, क्या जड़ी कुछ असर करेगी ना? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, अब तो मेरे नश्तर से भी कुछ फायदा न होगा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, आंखें पत्थरा गईं, नाड़ी भी पता नहीं चल रही थी या नहीं। घर भर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एवं कैलाश की माँ का बुरा हाल था। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक व्यक्ति ने सलाह दी, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। दूसरे व्यक्ति ने समर्थन करते हुए कहा, मंत्र जानने वाले तो कब्र में पड़ी हुई लाश में भी प्राण फूंक देते हैं। डॉक्टर चड्ढा अफसोस करते हुए कहने लगे, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया तो इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो ये नौबत ही क्यों आती। बार बार मना किया, बेटा सांप ना पालो, बुलाइए किसी झाड़ फूक वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले लो पर मेरे बेटे की जान बचा दो। एक व्यक्ति दौड़कर किसी झाड़ने वाले व्यक्ति को बुला लाया, मगर कैलाश की सूरत देखकर वो बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। शहर से बहुत दूर एक वृद्ध दंपत्ति एक छोटे से घर में अंगीठी के सामने बैठकर जाड़े की रात काट रहे थे। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बांट कर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आकर आवाज दी, भगत, भगत सो गया क्या? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने किवाड़ खोल दिए। एक आदमी अंदर आकर बोला, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट खाया। भगत ने चौंक कर कहा, वही जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ वही, यदि जाना चाहो तो चले जाओ, डॉक्टर साहब बहुत पैसा देंगे। बूढ़े का चेहरा एकदम कठोर हो गया। वो बोला, भैया को उन्हीं के पास लेकर गया था, नाक रगड़ने पर भी उन्होंने एक नज़र भी नहीं देखा। अब जान पड़ेगा कि बेटे का दुख क्या होता है। कितने लड़के हैं? यही एक है, सबने जवाब दे दिया है। ईश्वर बड़ा कारसाज है, मेरे रोने का उन पर तनिक भी असर नहीं पड़ा। मैं वहां होता तो भी लाज ना करता। तो तुम नहीं जाओगे? चले जाते तो बहुत रुपया पाते। हे ईश्वर, तेरी इस कारीगरी को सुनकर कलेजे में ठंडक पड़ गई। तू सभी पर कृपा करता है, अब चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात को जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर होती तो भी नहीं जाता। हमारे बेटे को उन्होंने एक नज़र देखा भी नहीं था। अब किसी दिन उनसे जाकर पूछूंगा। क्यों साहब, कहिए क्या हाल है? भगत के जीवन में यह पहला अवसर था कि सांप के कांटे की खबर पाकर भी वो चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद बूढ़ा लेट गया। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। भगत ने धीरे से उठकर किवाड़ खोले। बुढ़िया ने जाकर कहा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देख रहा था कि रात कितनी है। अभी रात बहुत है, सो जाओ। बूढ़ा दरवाज़ा बंद करके लेट गया। बुढ़िया फिर सो गई, पर भगत को चैन कहाँ। वो धीरे से किवाड़ खोलकर बाहर आ गया। गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। उसने पूछा, भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा है। तुम इतनी ठंड में कहाँ चले? अगर तुम डॉक्टर चड्ढा के यहाँ चले जाओ तो शायद उनका लड़का बच जाए। 10,000 तक देने को तैयार हैं। भगत ने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वो 10 लाख दे दे। कल मर जाऊंगा, मेरी कौन सी औलाद बैठी है जो धन भोगेगी। भगत के पैर स्वयं ही डॉक्टर चड्ढा के बंगले की ओर बढ़ चले। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के वश में नहीं होता। उसकी उपचेतना उसे बार बार पीछे ठेलती, पर वो मन को समझाता। वो वहां झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था, वो तो डॉक्टर साहब की दशा देखने जा रहा था। इतने में 2 आदमी बातें करते आते दिखाई दिए। चड्ढा साहब का तो घर ही उजड़ गया। वही तो एक लड़का था, उसकी चाल और तेज हो गई। बंगले में सन्नाटा था। रात के 2 बज गए थे। भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब ने समझा कोई मरीज होगा। कोई और समय होता तो दुत्कार देते, किंतु आज नम्रता से बोले, आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। 1 महीने तक तो मैं शायद कोई मरीज नहीं देख पाऊंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। देख लूँ शायद भगवान को दया आ जाए, वो मुर्दे को भी जिला सकता है।
डॉक्टर साहब ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, जो होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले हार मानकर चले गए हैं। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। जरा कहारों से कहिए पानी भर भर कर भैया को नहलाना शुरू करें। कहारों के साथ साथ मेहमान भी आते में कुएं से पानी भर भर कर लाने लगे। बूढ़ा भगत मुस्कुरा मुस्कुरा कर कोई मंत्र पढ़ रहा था। एक बार मंत्र समाप्त होने पर वो एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। अनेक बार उसने मंत्र फूके और अनेक घड़े पानी कैलाश के सिर पर डाले। उषा के आगमन के साथ साथ कैलाश ने भी आंखें खोल दी। उसने अंगड़ाई लेकर पानी मांगा। कैलाश की माँ दौड़कर भगत के पैरों में गिर गई। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। सभी मुबारकबाद देने लगे और भगत की प्रशंसा करने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक थे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। कैलाश की माँ बोली, मैंने तो सोचा था इससे कोई बड़ी रकम दूंगी। डॉक्टर साहब ने कहा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर अब याद आ रहा है। एक बार ये एक मरीज को लेकर आया था। मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से मना कर दिया था। आज मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। मैं उसे ढूंढकर अपना अपराध क्षमा करवाऊंगा। मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं लेगा। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है।